तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। जंग यूक्रेन में है, रूस ने हमला किया है, लेकिन आज जख्म हिंदुस्तान को मिला है। हमारे एक स्टूडेंट कर्नाटक से पढ़ने, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या माँ बाप ने सपने देखे होंगे। तो नवीन शेखरप्पा 4th ईयर का स्टूडेंट, खार्किव जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में कई दिनों से कर्फ्यू भी चल रहा है क्योंकि लगातार हमले हो रहे थे रूस की तरफ से। कर्फ्यू में आज ढील दी गई। ट्यूसडे की मॉर्निंग में सुबह करीब 10:30 10:30 बजे एक ग्रॉसरी शॉप के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। कर्फ्यू खुला तो लोग ज़रूरत के सामान, खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं। तो नवीन भी गया था और उसी लाइन में खड़ा हुआ था ग्रॉसरी शॉप के बाहर। अचानक रूसी सैनिकों ने गोलीबारी कर दी और उसमें गोली नवीन को भी लगी और नवीन की मौत हो गई। सिर्फ 20 साल की उम्र, 4th ईयर का स्टूडेंट, डॉक्टर बनने के लिए गया था खार्किव में और डेथ हो गई। जंग हमेशा बुरा होता है, ये हम सब जानते हैं। जंग सिर्फ बर्बादी और तबाही लाता है, लेकिन उस कर्नाटक के माँ बाप का क्या कसूर। जंग रूस और यूक्रेन के बीच में है, जान नवीन की गई है और ये तो एक पहलू है। दूसरा ये कि इस वक्त पूरे यूक्रेन में करीब 80,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, 80,000 के करीब, और जो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और इनमें से 1/4 करीब कहते हैं 25 से 28,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे मेडिसिन और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो वही कीव, खार्किव जो 2 सबसे बड़े शहर हैं वहाँ, इसके अलावा कुछ और शहरों में भी है। चूँकि यहाँ पर पढ़ाई सस्ता है, हम जो बहुत सारे माँ बाप होते हैं, हैसियत इतनी नहीं होती कि हम 1-1, 2-2 करोड़ रुपए दें। इवन इंडिया में मेडिकल बहुत महंगा है, पढ़ाई यहाँ पे 50-50 लाख रुपए लग जाते हैं और बाकी जगहों पे 1-1 करोड़, 2 करोड़, 3-4 करोड़। लेकिन यूक्रेन कहते हैं दुनिया में सबसे सस्ता मेडिकल की ये पढ़ाई ऑफ़र करता है और हर जगह से एक रिकग्नाइज भी है और हर साल बहुत सारे वहाँ से निकलते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद। तो अपने यहाँ से भी करीब 28,000 के आसपास बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं और इनमें से अभी तक ये है कि 10,000 को निकाला जा सका। सिर्फ 18,000 अभी भी फंसे हुए हैं अलग अलग शहरों में और इन सभी से कहा गया है कि आप वहाँ से निकले। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं लगातार क्राइम तक में आपको बता रहा हूँ, मेल आ रहे हैं, उनके वीडियोज़ आ रहे हैं। जितना हम लोगों से बन पड़ रहा हम भेज भी रहे हैं, क्राइम तक पे भी दिखा रहे हैं, मिनिस्ट्री को भी भेज रहे हैं, कुछ को मेल पर जवाब भी दे रहे हैं, कुछ से बातचीत भी हुई कुछ पेरेंट्स से। और उनकी ये है कि कोई मदद नहीं कर रहा है। उन्हें कहा गया कि आप नियरेस्ट जो वेस्टर्न बॉर्डर है, क्योंकि यूक्रेन का ईस्ट जो है वो रूस की तरफ से उस पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, वेस्टर्न जो बॉर्डर है, जो अलग अलग 4 देश हैं वहाँ पे, उनको जो छूता हुआ है वहाँ पे थोड़ा कम खतरा है तो उस तरफ जाएं। लेकिन अब लंबा सफ़र है, ट्रेन ओवर क्राउडेड है, ट्रेन कैंसिल भी हो रही है, बस से रास्ता नहीं मिल रहा, कई तो मीलों पैदल चल रहे हैं, टेम्परेचर वैसी है माइनस में। और ऐसे में आपको उस बॉर्डर तक पहुंचना जो 4 देश वहाँ पे लगते हैं यूक्रेन से, चाहे वो हंगरी हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो या स्लोवाकिया हो, 3 जगहों पे कहा गया पहुंचने के लिए बच्चों को। किसी तरह पहुंच रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं। और ऐसे ही में एक छात्र की आज मौत भी हो गई, तो अभी भी फंसे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से उन्हें जल्दी, अब भारत सरकार कह तो रही है कि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब भी 18,000 के करीब 18,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। ये अपडेट था। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अभी जब मैं आपके पास आकर बैठा हूं, इससे जस्ट 2 मिनट पहले, इस स्टूडियो में एंटर करने से पहले लगातार कीव में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्योंकि हमारे यहाँ लाइव फीड कटी हुई है, लाइव हम सब देख सकते हैं वहाँ के विजुअल, अलग अलग चौराहे, अलग अलग लोकेशन के। तो एम्बियंस के तौर पे बीच बीच में लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है और आज सुबह से ये सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। और सायरन की आवाज़ ये है कि हर जंग के माहौल में इस तरह के सायरन बजते हैं। सायरन इसलिए बजते हैं कि लोगों को आगाह किया जा सके कि खतरा है। और इस वक्त जो सायरन बज रहे हैं कीव के सड़कों पर, पूरे कीव में, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कभी भी आसमान से हमला हो सकता है, बम बरसाए जा सकते हैं, मिसाइल, रॉकेट आकर शहर की इमारतों पर, सड़कों पर कहीं भी गिर सकता है। तो लोग अलर्ट रहें। उनसे ये कहा गया है कीव एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप पब्लिक जो टेम्प्रोरी बंकर है या फिर बंकर बने हुए, आप वहाँ जाकर रहें। कम से कम आज की रात और सुबह तक अपने घरों में भी ना रहें।
तो उन तमाम लोगों से अपील की गई है और उसकी वजह यह है कि सायरन बज रहे हैं और कभी भी रूस की तरफ से बम बरसाए जाने की खतरा है और इसीलिए लोगों को आगाह किया जा रहा। मैं कह रहा था कि यहाँ जब मैं आया तो लगातार सायरन की आज आवाज़ सबसे ज़्यादा छठा दिन है जंग का और सुनाई दे रहा। सायरन बजता क्यों है? तो जैसा मैंने आपको बताया, आगाह करने के लिए। लेकिन क्या सायरन बजने के बाद लोगों के पास इतना वक्त होता है कि वो अपनी जान बचा सकें? होता है। तो सायरन बजने और उस खतरे के बीच में कुछ देर का फासला होता है। ये सायरन एक्चुअली में कब बजता है? ये सायरन होता है जब आसमानी हमला होता है किसी लड़ाकू विमान से, फाइटर से या फिर मिसाइल से, रॉकेट लॉन्चर से। तो जब भी आपके एयर स्पेस में इस तरह की हलचल दिखाई देती है, कोई फाइटर प्लेन, इस तरह के चॉपर जब एंटर करते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और उनके सारे जो रेडियस हैं वो पकड़ लेते हैं कि ये हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जब वो शहर से अलग अलग पैमाना है 25 किलोमीटर, 30-50 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और जैसे ही उस रेडियस में एंटर करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारे इस आसमान के स्पेस में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। तो जब उन्हें पता चलता है तो वो फ़ौरन अलर्ट करते हैं और उसके बाद ही ये सायरन बजता है। तो इतना वक्त, कुछ मिनट होता है कि इस हमले से, इस बम के गिरने से पहले आप बच सकते हैं। तो इसीलिए एक तो सायरन आगाह करने के लिए बजाया जाता है, दूसरा सायरन बजने के बाद भी इतना वक्त होता है। दो शहरों में आकर पूरी तरह से लड़ाई इस वक्त सिमट कर रह गई और भयानक लड़ाई चल रही है। एक कीव है जो यूक्रेन की राजधानी, जिसकी आबादी है करीब 30 लाख, 30 लाख, करीब 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और राजधानी है। यहाँ पे जीतने का मतलब है रूस का कब्जा, और रूस को लगा था 24 घंटे में कीव पे कब्जा कर लेगा। छठा दिन कर नहीं पाया, इसलिए रूस थोड़ा खुन्नस में है। दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का वो है खार्किव। खार्किव करीब 350 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ शहर है और इसकी आबादी करीब 15 लाख है, यानी कि कीव से आधी। और ये दोनों जगह बहुत ही अपने आप में मशहूर हैं। खार्किव में तो मेडिकल कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और इन दोनों जगहों पे ही रूसी हमले हो रहे हैं। खार्किव में तो ये भी कहा गया है कि रूस वहाँ पे पब्लिक प्लेस पे भी गोलीबारी कर रहा है, बॉम्ब गिरा रहा है, जो कि एक क्राइम है क्योंकि युद्ध और वॉर के भी अपने उसूल होते हैं। तो इन दो जगहों पे लड़ाई चल रही है। 6 दिन हो गए और जितने जानकार एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था कि 3 दिन से ज़्यादा जंग होनी नहीं थी। 24 घंटे में कीव भी जीत जाते, खार्किव भी जीत जाते। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से फाइट बैक हो रहा है उसने रूस को तिलमिला दिया है और यही वजह है कि दो चीज़ें हो रही हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज एक एडवाइजरी जारी की है अपने तमाम स्टूडेंट्स जो इंडियन सिटीज़न हैं कीव में जो रह रहे हैं, कि जितने भी कीव में स्टूडेंट्स हैं या इंडियन हैं वो आज ट्यूसडे की रात से पहले पहले कीव खाली कर दें। जिन्हें जैसे मौका मिले, ट्रेन से मिले, बस से मिले, सड़क से मिले, पैदल से मिले, लेकिन वो कीव छोड़े और निकल जाए। अब इस एडवाइजरी का एक तो मतलब होता है आप निकल जाए सेफ है, लेकिन ये कि आज ही रात और रात खत्म होने से पहले निकले, ये क्या इशारा कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, कीव की एडमिनिस्ट्रेशन और यूक्रेन की सरकार ने भी लोगों से कहा है कि वो कीव से जितना दूर रहें उतना बेहतर है और कीव में ही हैं तो अपने घरों में भी ना रहें, बंकर के अंदर रहें। तो इसका क्या मतलब है? सायरन बज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो खबर ये आ रही है कि रात के वक्त शायद रूस कीव के ऊपर सबसे बड़ा हमला कर सकता है बमों की शक्ल में। अब कई लोग कह रहे हैं वो कौन से बम होंगे, हालांकि ऐसा स्पेकुलेशन जो है सिर्फ वो ठीक नहीं होता, लेकिन ये एडवाइजरी लोगों का ना निकलने देना, बंकर के अंदर रहना। और रात हमारा करीब 3-3.5 घंटे का फ़र्क है हमारे और यूक्रेन का, हम आगे हैं उनसे टाइम जोन में, वो पीछे हैं। तो हमारे अगर रात 11 बजेगा तो शायद वहाँ पे 8-7:30 बजेगा। तो उस हिसाब से कहा यह जा रहा है कि आज या कल की रात बहुत भारी रात है और रूस शायद हमला कर सकता है कीव पे कब्जा करने के लिए। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसका एक और सबूत मिल गया है। सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें कैद की हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर की हैं। इस तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, हथियार वाले गाड़ियां हैं, फौजियों के रसद हैं, फौजी हैं और ये सब रूसी हैं। और ये जो गाड़ियों का काफिला है यह करीब 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर लंबा काफिला, मतलब 65 किलोमीटर तक इन गाड़ियों का काफिला चला आ रहा है और कीव की दहलीज से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। तो कहा यह भी जा रहा है कि रात होने तक ये काफिला शायद कीव में दाखिल हो जाए। तो ज़मीन के रास्ते फौज, आसमान से ऊपर से हमला, बमों की बारिश, ये सारी
प्लानिंग है इनकी कि किसी तरीके से इसके बाद कीव के ऊपर हम हमला करके और कीव को कब्जे में ले सकें। अब ये दो चीज़ें हुई। एक और अजीब सी चीज़ हो रही है इस वक्त कीव के अंदर ही, और वो ये है कि वहाँ पे कई नीले और लाल रंग के निशान कई सरकारी इमारतों में और बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगों में दिखाई पड़ रहे हैं, और नीले और लाल रंग के ये निशान हैं। कई निशान ऐसे हैं जो नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते, इनको आप अल्ट्रा वायलेट रोशनी से ही देख सकते हैं। अब इस निशान पे नज़र यूक्रेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी पड़ी, और इसके बाद जो बाकायदा कीव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लोगों से वहाँ तो ये अपील तक की है कि अगर किसी भी इमारत पे इस तरह का आपको निशान दिख रहा है नीले और लाल रंग का, तो इसको फ़ौरन किसी चीज़ से मिटा दें या फिर किसी चीज़ से ढक दें ताकि आसमान से वो निशान दिखाई ना दे। अब ये रहस्यमयी निशान क्या है, तो इसके बारे में ये है कि ये रूस के ही इशारे पर उसके अपने लोग होंगे, और उन इमारतों पे ये निशान लगाए गए हैं जिन जिन इमारतों को शायद बमबारी में निशाना बनाया जाए, जो उनके फाइटर जेट हैं, जो बॉम्ब छोड़ेंगे, जो मिसाइल दागेंगे, तो उसके लिए ये निशान बनाए गए हैं, नीले और लाल रंग के रहस्यमयी निशान। इसकी तस्वीरें बाकायदा आई हैं। मैं दीपक से कहूँगा इस स्टोरी में आप ये तस्वीर देखिएगा, और वहाँ के बाकायदा जो मेयर हैं उन्होंने अपील लोगों से की है कि आप इस निशान को मिटा दो या ढक दो ताकि जेट फाइटर या आसमान से इस पर नज़र ना पड़े और इस बिल्डिंग को निशाना ना बनाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं जिनके ऊपर ये निशान है। अब इन निशानों को देखकर निशाना बनाए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ गैजेट्स मिले हैं यूक्रेन में, अलग अलग सड़कों पर पड़े हुए, जो डिवाइस जो सुनसान जगह पर और कहीं कहीं पड़े हुए, उनको जब देखा गया कि ये कहाँ से आया अचानक, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, तो उसमें से एक लाइट एमिटिंग डिवाइस टाइप की ये चीज़ है जिसमें से रोशनी बिखेरने वाले कुछ उपकरण। अब ये क्यों है, यूक्रेन की सेना ने इसको उठाकर अब अलग अलग जगहों पर फेंकना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं कि ये वो डिवाइस है जो इसलिए डाले गए ताकि इस डिवाइस के जरिए पिन पॉइंट किया जा सके एरियल व्यू से, उनसे वो देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पे बॉम्ब गिराना है तो ये गिरा सकते हैं। इस तरह के निशान और इस तरह की ये डिवाइस जो ज़मीन पर रखे गए हैं ताकि उससे आप आसमान से पता कर ले कि कहाँ पे आपको बॉम्ब गिराना है, इससे पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। रूस ने जब सीरिया में जंग चली थी, और रूस बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं उनका दोस्त है पुतिन, तो पुतिन ने बाकायदा मदद की सीरिया की, और वहाँ पे भी इस तरह के निशान बनाए गए थे इमारतों पे जहाँ जहाँ पे रूस के फाइटर जेट ने बॉम्ब गिराए थे। और इसी तरह के ये डिवाइस मिले हैं ज़मीन पर जहाँ पे बम गिराए। तो ये पहली बार ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इससे पहले नहीं हुआ है। तो ये तो रही दो चीज़ें। एक और जो अजीब सी खबर आई है, बल्कि अजीब कहना गलत है, सनसनीखेज कह सकते हैं इसको हम, कि अमेरिका में जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने खार्किव में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। अच्छा, खार्किव में बहुत सारे धमाकों की खबरें, तस्वीरें आपने देखी हैं। तो एक उनका यह है कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। न्यूक्लियर बम के अलावा दुनिया में जो दूसरा सबसे खतरनाक बम माना जाता है वो यही वैक्यूम बम है। अगर वैक्यूम बम का इस्तेमाल हुआ और ये साबित हो गया तो ये एक तरह का आतंकवाद है, टेररिज्म है, क्योंकि युद्ध और जंग के अपने रूल और कुछ उसूल होते हैं। आप पब्लिक को निशाना नहीं बना सकते, पब्लिक प्लेस को निशाना नहीं बना सकते। आप सिर्फ आर्मी बेस होता है, एयरफोर्स होता है, सरकारी चले उस देश की सरकार से आपको प्रॉब्लम है तो आप उनकी इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप बाज़ार, मॉल, शॉप, रेजिडेंशियल एरिया, बस्तियां जहां घर लोग रहते हैं, आप उनको निशाना नहीं बना सकते। ये पूरी दुनिया में युद्ध के रूल है, लेकिन भाई ये जो युद्ध करता है वो रूल को कहाँ फॉलो करता है। तो ये इल्ज़ाम लगा कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम बम है क्या? कहते हैं वैक्यूम बम, परमाणु बम मैंने कहा कि सबसे खतरनाक है, लेकिन दूसरा जो सबसे खतरनाक है वैक्यूम बम है। ये जब गिरता है जहाँ पे, तो इसके 300 मीटर के दायरे में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब जलकर खाक हो जाती हैं। 300 मीटर्स के दायरे में कुछ भी आएगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। रूस इस बमों का इस्तेमाल ऐसे पहले भी कर चुका है और सीरिया में भी इसने किया है। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक वेपन भी कहते हैं, और इसमें यह भी कहते हैं कि इसमें इतनी गर्मी होती है
चूँकि 300 मीटर के दायरे में मैंने आपको बताया इतनी गर्मी होती कि जो भी चीज़ आएगी उस दायरे में वो जल जाएगी और खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी बिल्कुल। ऊपर से जहाँ पे ये बॉम्ब गिरता है उस पूरे एरिया के ऑक्सीजन को सौंप लेता है, तो आदमी सांस नहीं ले पाता और फिर तड़प तड़प कर मरता है। और इस धमाके से, वैक्यूम बम के धमाके से कहते हैं 44 टन TNT, सबसे खतरनाक जो विस्फोटक होता है TNT, तो 44 टन TNT के बराबर इससे ऊर्जा पैदा होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक और कितना नुकसानदेह होगा। तो अब रूस के ऊपर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। छठा दिन है, UN ने एक रिपोर्ट दी है जिस तरीके से रूस आम लोगों को भी निशाना बना रहा है। अब तक करीब 6,60,000 लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए, अलग अलग देशों में जा रहे हैं। अराउंड 110 सिविलियन, आम लोग जिनमें 10 के करीब बच्चे हैं, उनकी जान जा चुकी है रूसी हमलों में। तो इसका मतलब है आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कई तस्वीर, एक तस्वीर आई है जो एक सरकारी बिल्डिंग की है और उस बिल्डिंग की तस्वीर एक CCTV के जरिए आई है। मैं कोशिश करूंगा कि वो तस्वीर भी इस कहानी में आपको दिखाऊं। तो अचानक CCTV में दिखता है वो बहुत ही मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, अचानक एक मिसाइल है और उस बिल्डिंग पे लगती है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे उसके नीचे बहुत सारी कार खड़ी हुई है और उसमें से एक कार तो उस धमाके के बीच में से निकल कर राइट सीधे निकल जाती है। बाकी कार और उसमें जो मौजूद लोग थे उनका क्या हश्र हुआ पता नहीं, लेकिन मंजर दहलाने वाला है। तो इस तरीके से इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, और सायरन की आवाज़ लोगों को डरा रही है। कहते हैं कि कीव और खार्किव इन दोनों के लिए शायद आज की रात और कल की रात दोनों भारी है। इस बीच में बेलारूस में सेकेंड राउंड की मीटिंग की भी बात चल रही है, तब उसमें कोई हल निकल जाए तो ये अलग बात है। अभी ब्रिटेन से भी एक खबर आई है कि रूस जो सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का UN के, तो उससे भी उसको हटा दिया जाए। मुझे लगता है अच्छा उसको हटा देना चाहिए रूस को, और उसको हटाकर इंडिया को बना देना चाहिए परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। हम लोग बहुत ज़माने से मांग भी कर रहे हैं, हम लोग शक्तिशाली देश भी हैं, तो होना चाहिए। लेकिन रूस को इन सारी चीज़ों के बारे में एहसास है। जब उसने यूक्रेन पे हमला किया तो उसे मालूम है कि सब सैंक्शन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसे इन चीज़ों का एहसास था, फिर भी वो पीछे नहीं हटा और उसने हमला कर दिया। तो अभी तक दुनिया के देशों का रवैया ये है कि वो सारी बंदिशें, पाबंदियाँ, इकोनॉमी अलग अलग तरीके से अलग थलग करना रूस को, वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आगे नहीं आया। और यही वजह है कि यूक्रेन अपने बलबूते पर, और ये उसकी एक बड़ी कामयाबी है, वाकई दाद देनी पड़ेगी यूक्रेन की सेना को, यूक्रेन की जनता को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को। 6 दिन हो गए और 6 दिन रूस के लिए जो खेल लग रहा था कि 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा, 6 दिन में उसको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। और यही वजह है कि वो हिंसा पर और इस तरीके से बम बरसाकर बेगुनाहों को मारने का उस पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत से लोग कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, ना हथियार में, ना सैनिक में, ना ताकत में, ना पैसे में। लेकिन इसके बावजूद एक छोटा सा देश, एक कमज़ोर देश उसने एक सुपर पावर जैसे देश को नाको चने चबा रखे हैं 6 दिन से। अब इसी में एक डर पैदा हो गया है कि इन 6 दिनों की नाकामी का बदला कहीं पुतिन किसी बड़े हमले से बहुत सारे बेगुनाहों की जान लेकर तो नहीं करेंगे। ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। अब भी मेरा यही लगता है कि बातचीत हो, बातचीत के ज़रिए मसले का हल हो और ये जंग ख़त्म हो क्योंकि इसकी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कहानियाँ आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। एक कहानी ऐसी आई जब तालिबान ने काबुल पे हमला किया और इसके बाद वहाँ के लोग डर गए, तो एक फैमिली थी, वो अपने जो नाटो के लिए काम करती थी, नाटो के लिए, अब उसे लगा सब लोग उस वक्त भाग रहे थे। आपको याद होगा काबुल एयरपोर्ट पे वो तस्वीर, जब लोग प्लेन में ही लटक गए, कितने गिर के मर गए। उन्हीं में से एक वो फैमिली थी और उसे लगा कि तालिबान मार देगी, क्योंकि वो नाटो के लिए काम करता था, सबसे ज़्यादा उसको खतरा था। वो अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ सोचा कि अब यहाँ से कहाँ भागो, किसी तरह से वो काबुल से तो निकल गया, लेकिन अब उसका कोई देश नहीं, क्या करे। इधर उधर उसने बहुत कोशिश की, आखिर में उसे यूक्रेन ने अपने यहाँ पनाह दे दिया और अपने बच्चों और फैमिली के साथ यूक्रेन पहुँच गया। चूँकि यूक्रेन में उसे पनाह मिली, वो वहाँ अपना काम करने लगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी हाल की बात, आपको याद होगा जब काबुल ने हमला किया। अब वो अपने परिवार के साथ लगा कि चलो उसे एक नई ज़िंदगी मिली, जान बच गई, यूक्रेन आ गया और यूक्रेन में कीव में रहने लगा।
अब अचानक रूस ने कीव पे हमला कर दिया। अब वहाँ कहा गया कि सब जान बचाकर भागो। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बस ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है, लोग बदहवास भाग रहे हैं, करीब कई मील परिवार और छोटे बच्चों के साथ वो पैदल चला और पैदल चलकर वो पोलैंड पहुंचा है। और अब पोलैंड से फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। तो ऐसी बदनसीब लोग भी हैं और ऐसी बदनसीबी कहानी भी है कि हाल में एक जंग के दौरान काबुल से वो जान बचाकर भागा, एक दूसरे देश ने पनाह दी, उस देश में अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, अब वो देश भी जंग की आग में झुलस रहा है, रूस ने हमला कर दिया और उस देश में रहने वाले उस शख्स को साल भर के अंदर दोबारा दर बदर भटकना पड़ रहा है। अब उसे फिर किसी नए देश की तलाश है। तो ऐसे लोग भी हैं। इसलिए जंग कभी अच्छी चीज़ नहीं लाती, जंग कभी खुशहाली नहीं लाती, जंग कभी खुशियाँ नहीं लाती, सिर्फ बर्बादी और बर्बादी की कहानियाँ लाती है। तो आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, लेकिन उससे पहले अपना जो सिलसिला है थोड़ा सा वो आपको शेयर कर लूँ। उज्ज्वला पाटिल जी हैं, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उज्ज्वला जी। और संजय पाटिल जी की पत्नी है ये। इसके अलावा राजेश पांडे जी बिहार से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राजेश जी। वर्षा चौधरी जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वर्षा जी। और भरत चौधरी साहब ने भेजा है दोनों की 24 अप्रैल को शादी होने वाली, तो उसकी भी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सुमित कालरा जी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुमित जी। राहुल धारा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल, अहमदाबाद से है ये। इसके अलावा अनकन्ना और जानकी जी, इनकी एनिवर्सरी है मैरिज, तो बहुत बहुत बधाई अनकन्ना जी और जानकी जी आप दोनों को। और अनकन्ना श्रीकांत इनके बेटे हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा राहिल खान, हर्ष पटेल, संतोष कुमार, प्रवीण कुमार सिंह, इन लोगों ने भी भेजे हैं। और हर्ष पटेल ने यूक्रेन में वही कहा कि हेल्प करें बच्चों को, वहाँ पे बड़े परेशान है, सरकार मदद नहीं कर रही है। प्रवीण कुमार सिंह जी ने भी वही बात लिखी जो मैंने अभी कहा कि जंग बहुत बुरा होता है, क्यों लड़ते हैं लोग, और जंग किसी मसले का हल नहीं, हम सभी यही जानते हैं, लेकिन क्या करें, जब जब स्वार्थ और हित आएगा तब तब ये चीज़ें होती रहेगी। और पता नहीं इंसानी लालच, इंसानी ताकत की भूख कब खत्म होगी, क्योंकि यही भूख ऐसे जंग को जन्म देती है। तो आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।